सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय इला क्रांति मैम के साथ। और मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति। आ गई हूं आप सभी बच्चों के लिए लेकर के टॉप 50 क्वेश्चन। हाँ भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन पूरे आज के ये सेशन में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में कवर करने के लिए फुल ट्राई करने वाले हैं हम लोग। तो बिल्कुल बने रहना है आपको इस चैनल पर और इस वीडियो की लिंक सभी दोस्तों को शेयर कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सबसे नजदीक जो है बिहार बोर्ड के बच्चों का पेपर है। तो भाई उनके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस जरूर करने हैं और बाकी बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस से हम बहुत ही मजे करते हुए आसानी से चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। और आज का मैं मोटिवेशन आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। और यही चीज मैं आप लोगों के लिए आज फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आज के इन दिनों में जब से मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल बेड़ा उठाया है कि आप लोगों की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, आपके सपनों को पूरा करना मेरा सपना है, तब से भाई रातों की नींद उड़ रखी है और मिशन ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं चाहूंगी कि कौन कौन बच्चे हैं जो मेरे इस मिशन के साथ जुड़ सकते हैं, वो सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएंगे। मेरा मिशन है स्टूडेंट्स का सक्सेस, और इसी कड़ी में आज जो 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना है। और आप बच्चे मुझसे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 45 मिनट 50 क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखते हुए आप लोग समय देख लीजिए, बिल्कुल समय देख लीजिए और ध्यान रखिए 45 मिनट में कवर करना है। ओके, चलो। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलम है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है। क्या है भाई बताओ? तो भाई ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफी इजी है बट एग्जाम में आता है, कुछ इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ। तो मैं आप लोगों के लिए जो है तीनों लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, इजी, मॉडरेट और टफ। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन हमारा मॉडर्न फिजिक्स से। हाइड्रोजन परमाणु का जो ऊर्जा स्तर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जाने पर क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर ऊर्जा की हानि होती है? तो देखो भाई, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ट्राई करो कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो देखो ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्लियर है। ऊर्जा की हानि भी नहीं होगी। यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्तर पर जा रहा होता है, तो वहां पर ऊर्जा का जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर जब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा है, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो रहा है, तो ऊर्जा स्तर के परिवर्तन में अवशोषण हो रहा है, इसलिए जो है आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इस क्रिया में क्या हो रहा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। अगला प्रश्न है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा कण किस प्रकार का मार्ग बनाएगा? रेखीय, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार या फिर अनियमित? बहुत ही सरल प्रश्न, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। नहीं होना है भाई, इसका जो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोगों को इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको मैंने बार बार बहुत आसानी से आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर कोई भी आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी। ठीक है, 3 प्रकार की होगी, सरल रेखीय, वृत्तीय और कुंडलिनी। जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर कंसिडर कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर आवेशित कण जो प्रवेश करेगा वो कुछ इस तरीके से इसके लंबवत प्रवेश करेगा, और जब भी लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ में गति करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोध आर क्षमता, यानी कि आपको यहाँ पर संधारित्र की क्षमता यानी संधारिता की बात करी गई है, यहाँ पर हम लिख देते हैं धारिता। ठीक है, तथा प्रेरकत्व का जो सम्मिलित परिपथ का अनुनाद का आवृत्ति होता है वो क्या होता है? तो इसके लिए मैं ऑप्शंस आप लोगों के लिए लिख देती हूँ यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोगों को बताना होगा फटाफट से। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताना है, अनुनाद की आवृत्ति क्या होगी? क्विक आंसर। और ये क्वेश्चन भी आता है चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे यूपी, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात,
सभी देखो भाई, बोर्ड्स अलग अलग है, एग्जाम का पैटर्न अलग अलग हो जाता है, पर टॉपिक्स वही रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड के हैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एमपी बोर्ड के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुनाद की आवृत्ति 1/वर्गमूल होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य किस तरह से नापा जाता है? न्यूटन, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, कूलम। क्विक आंसर, जब हम यहाँ पर प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे होते हैं, आपको बताना है कि किस तरीके से नापा जाता है। और जो बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में चेक कर रही हूँ आप लोगों के, और जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रॉम। 45 मिनट में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए 45 सेकंड से ज्यादा हम पर क्वेश्चन नहीं ले सकते। इस चीज का ध्यान रखना है। तो भाई टिक 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 मेरे दिमाग में चल रहा है, अगली बार से मैं एक काम करूंगी, साइड में एक टिक टिक घड़ी ले आऊंगी। क्यों भाई, है कि नहीं? चलो अगली बार से पक्का। इस बार तो ऐसा ही अपने दिमाग में टिक टिक घड़ी चला लो और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ घूमते हैं? बताना है, क्विक आंसर है, बताना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक और कूलम तल के। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ घूमते हैं? है तो सरल, पर प्रश्न आपके लिए मैं बहुत नए लेकर आई हूं, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस चीज की मैं गारंटी दे सकती हूं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए हैं आप लोगों के लिए। इसका जो सही उत्तर है वो है नाभिक। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बिल्कुल नए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। चाहो तो आप इसको गूगल करके चेक कर सकते हो, क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान से क्लास को देखना है। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन 45 मिनट में। किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी चल सकती है? ये आपका प्रश्न है। यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय, ध्वनि, पानी की तरंगे। प्रकाश, किस प्रकार की तरंगे निर्वात में गति कर सकती है? मतलब कि ऐसी कौन सी तरंग है जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि जो हमारी ध्वनि तरंग होती है इसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, और पानी की तरंगों को भी माध्यम की आवश्यकता, क्योंकि पानी तो एक खुद माध्यम होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, जो निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात में उसकी गति सबसे अधिक होती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछ सकता है। ओम का नियम का सूत्र, तो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैम कैसे हम तैयारी करें? तो वहां पर बेटा ये V=IR जा करके नहीं बता देना, क्योंकि अगर आप इसी चीज को कोई पूछता है आपको वाइवा क्वेश्चन में, तो आपको कॉन्सेप्ट को बताना होता है कि अगर हम एक कोई चालक तार लेते हैं, उसके सिरों पर अगर हम क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं सेल की सहायता से, तो क्या होता है कि जब हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो विभवांतर लगाने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, और ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, जो विभव हमने लगाया है दोनों सिरों पर विभवांतर जो हम लोगों ने लगाया है उसके जो है समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से थ्योरेटिकल फॉर्म में आप लोगों को बताना होता है, और ये कॉमन टॉपिक है। कल को जाकर के कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को ये टॉपिक मिलेगा। तो इसलिए बेसिक्स हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भाई बेसिक ही आप लोगों को आगे बढ़ने पर और बड़े बड़े चीजों को क्वालिफाई करने पर, चाहे GW का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना हो, या प्रैक्टिकल में वाइवा क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स लेकर के आना हो, तो आपका रिप्रेजेंटेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें आप लोगों को काम आती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत तार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और रियोस्टेट। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। हाँ भाई, तो अब इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई देखो, वोल्टमीटर तो वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है, गैल्वेनोमीटर भी धारा नापने के लिए किया जाता है, अमीटर भी धारा मापने के लिए किया जाता है, और रियोस्टेट तो हमारा जो है प्रतिरोध के लिए हम यूज करते हैं उसको, मतलब वेरिएबल प्रतिरोध के लिए, जिसको हम बढ़ा या घटा सके ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर धारा को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर और अमीटर में आपको टिक करना है अमीटर को, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी धारा मापी है, लेकिन वो माइक्रो एम्पियर की धारा को नापता है, और उसको हम जो है इस तरीके के संयंत्र में लगाते हैं जहाँ पर हमको टेस्टिंग वगैरह करनी होती है। बाकी धारा को नापने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
जिसकी परास जो है एम्पियर और मिली एम्पियर में होती है। ठीक, तो अमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये माइक्रो एम्पियर की भी मापेगा, मिली एम्पियर की भी मापेगा और एम्पियर की भी मापेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का, न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम या फिर गैलीलियो का नियम? बताओ भाई, प्रकाश का जो परावर्तन है कौन से नियम का पालन करता है? भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम अलग चीज है, न्यूटन का नियम अलग चीज है। अब जब प्रकाश या किरण प्रकाश की बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर परावर्तन के दो नियम पढ़ते हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है वो परावर्तन के दो नियमों का पालन करती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि भाई आपतन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, तो ये परावर्तन के दो नियम, हालांकि ये 10वीं का है पर कई बार आप हो सकता है कि आप इसको भूल जाते हो, इसलिए आपको बेसिक्स को याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो कहीं कोई क्वेश्चन? हाँ ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। एक क्वेश्चन आगे बढ़ गई थी मैं गलती से। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की है? हर्ट्ज ने की है, न्यूटन ने की है, आइंस्टीन ने की है या फिर मैक्सवेल ने की है? आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हम पढ़ते हैं उसकी खोज किसने की है? बताओ भाई, किसने की है? जल्दी से बताओ। कई बार क्या होता है कि हम जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब तो हमको पता होता है पर बाद में हम चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। अब पढ़ा हुआ अगर 2 महीना हो जाता है, रिवीजन तो किया है लेकिन अगर ठीक से ध्यानपूर्वक नहीं किया है तो आप डेफिनेटली भूल सकते हो। इसका आंसर जो है वो होगा मैक्सवेल, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने किया। और जब हर्ट्ज की बात करें तो इन्होंने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी है ना। न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं और आइंस्टीन ने हमें क्या दिया है? द्रव्यमान क्षति के बारे में जो E = mc² जो होता है वो हमें आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है, किसे प्रकाश की कण और तरंग दोनों प्रकृति का प्रमाण माना जाता है? बताना है आपको कि कण और तरंग दोनों प्रकृति का किसे माना जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को, अपवर्तन को, भ्रमण को, विवर्तन को। हाँ, अब आया थोड़ा, देखो मैंने कहा था मैंने कुछ इजी, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी नया है कि कण और तरंग प्रकृति दोनों का ही प्रमाण ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो आपको देता है, ये आप लोगों को बताना है। बताओ भाई, बताओ जल्दी से। इसके लिए तो मैं बिल्कुल थोड़ा समय लेना चाहूंगी और आप सबके कमेंट चेक करना चाहूंगी क्या कहता है। चलो कॉमन सेंस सही बट आंसर तो बताओ कमेंट्स में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, तो हम जब प्रकाश के कण, तो फोटोन की जो ऊर्जा है ना, जब फोटोन जो आपतित होती है मेटल सरफेस पर, जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में देखते हैं तो फोटोन जो है कण रूप में होते हैं, है ना। और जब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो है गतिज ऊर्जा जब उनको प्राप्त होती है तो बिल्कुल तरंगों के रूप में क्या होती है? उत्सर्जित होती है। और इस तरीके से अच्छा आगे चल करके इसके बारे में डी ब्रॉगली जी ने भी बताया। तो उन्होंने जब बताया, जब डी ब्रॉगली जी ने जो है अपना मतलब ये सूत्र दिया, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का जब सूत्र दिया तो इस सूत्र में उन्होंने बताया तरंग और कण प्रकृति को रिलेट करके बताया। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और बहुत सारे बच्चों की मॉडर्न फिजिक्स की शिकायत आई है। भाई मैं काफ़ी सारे बच्चों से अभी जुड़ी हूँ पिछले कुछ दिनों में, उन सब ने बताया है कि उनका मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो अगला जो मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 MCQs क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी जिसमें आप बहुत बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि MCQ क्वेश्चन से आप लोगों के टॉपिक्स रिवीजन हो जाते हैं। MCQ क्वेश्चन से आप लोगों के मतलब क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी हो जाती है और साथ ही साथ आपके बेसिक्स कहाँ, क्योंकि थ्योरेटिकल भी आप जब पढ़ते हो या शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप जब क्वेश्चन आप कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होती है, लेकिन छूट क्या रहा है वो आपको पता चलता है MCQ क्वेश्चन से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला जो मैं आप लोगों को ये मॉडल पेपर, एक सेकंड मॉडल पेपर आने के बाद जब मैं आप लोगों के लिए फिर से टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी तो इस बार मैं मॉडर्न फिजिक्स के लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट सबने प्रैक्टिस किया है बट पीछे का नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों में होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्ध्य तरंगों में, स्थायी तरंगों में या परावर्तित तरंगों में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये प्रश्न पूछता है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसमें आप जरूर कंफ्यूज होंगे इन दोनों ऑप्शंस में। क्यों भाई? हाँ कि ना? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं क्लास को, मेरे को कमेंट सेक्शन में जो मैं पूछ रही हूँ उसका रिस्पॉन्स आप जरूर देंगे।
है कि नहीं? इन दोनों तरंगों में कंफ्यूजन होता है ना। यहाँ पर जो है इसका सही जो आंसर है वो है अनुप्रस्थ तरंगे। और प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों में होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं तो बहुत जल्दी ही आप लोगों को जो है ये टॉपिक इन 10 मिनट्स की सीरीज में हमारे ये टॉपिक प्रकाश का जो ध्रुवण है आप लोगों को मिलेगा, जिसमें मैं आपको 10 मिनट में, मिनिमम 10 मिनट में ये पूरा टॉपिक जो कि 40 से 50 मिनट का टॉपिक होता है उसको मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो जिस किसी को भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप वो वीडियो जा करके जरूर चेक करेंगे वीडियो सेक्शन में और वो वीडियो जरूर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न मैंने बताया, इजी, मॉडरेट और टफ। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों का सेट होता है, 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर ये तो बहुत सरल है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। फिर भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम की प्रेशर की वजह से, और एग्जाम में प्रेशर किस तरीके से नहीं लेना है इसका भी मैं आप लोगों को जरूर गाइडेंस वीडियो लेकर आऊंगी। वो आप चैनल में जरूर अपडेट रहिए, चेक करते रहिए, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक स्थिति क्या होती है? आपतन कोण बराबर होना चाहिए अपवर्तक कोण के, आपतन कोण बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण के, क्रांतिक कोण बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के, अपवर्तक कोण बड़ा होना चाहिए आपतन कोण। तो ये भी आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। जल्दी से एकदम क्विक आंसर देना है। हाँ भाई, तो जब हम पूर्ण आंतरिक, थोड़ी बात मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जब आपतन कोण का वह मान जब हम लोगों को क्या मिलता है, आपतन कोण के मान के लिए जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो आपकी अपवर्तित किरण है वो कहाँ से, सतह से ही होकर गुजरने लग जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में जो आपतन कोण का मान है उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अब इससे जैसे ही आपतन कोण के इस मान से जैसे ही आपका मान, ये आपका क्या हो गया, क्रांतिक कोण। अब इस मान से जैसे ही आपका ये जो आपतन कोण का मान है वो बढ़ेगा, वैसे ही यहाँ पर क्या होने लगेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यही प्रश्न आपको 5 नंबर के लिए भी आता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव के लिए आता है तो हम छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक्स या कॉन्सेप्ट में कहीं पर कुछ हमारा क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन होना बिल्कुल तय है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं। एक है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम और 9.1 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। बताओ भाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, पर हो सकता है कि आपको द्रव्यमान के ऑप्शन के साथ कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन क्योंकि ये सरल प्रश्न, आगे बढ़ते हैं क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में लगी फिलामेंट किससे बनी होती है? तांबा की बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, एल्यूमिनियम की या फिर निकेल की? क्विक आंसर आप लोगों को बताना है। ये भी सरल प्रश्न की कैटेगरी में है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कॉमन प्रश्न है कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन एक ऐसी धातु है जो जल्दी से नहीं गलती और ताप विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है हमारा बल्ब, क्योंकि वहां पे जो कुंडली लपेट, मतलब वहां पर जो तार लपेटी है वो जल रही होती है, मतलब वहां पे हीट होती है, राइट। तो तार का जिसका मतलब गलनांक जो है, मतलब जल्दी से ना गले, ऐसी चीज को हमें वहां पर लगाना पड़ता है, और टंगस्टन जल्दी से गलने वाली चीज नहीं है, इसीलिए वहां पर हम बल्ब में क्या करते हैं, फिलामेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपको बताना है। हाँ भाई, तरंग से संबंधित प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में? तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, और ये प्रश्न नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ठोस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होगी? तो जहां पर जो है ये जो हमारा पदार्थ है, पदार्थ के जो कण हैं वो जहां अधिक पास पास होंगे वहां पर आपकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ठोस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसके परमाणु है पास पास ठोस में ही होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरणों का आपस में झुकना किस प्रभाव का उदाहरण है? बताओ भाई, कहां पर किरणें झुकती हैं? विवर्तन में, अपवर्तन में, व्यतिकरण में, परावर्तन में और ध्रुवण में। चलो व्यतिकरण भी कह दिया, ऑप्शन में नहीं है लेकिन कह दिया, चलो ठीक है, वो तो गलत ही है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे। सीधी सी बात है। झुकने की जब बात करें तो अब आपको हो सकता है कि इन दोनों में कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, परावर्तन की जब हम बात करते हैं तो वो वापस लौट के जाती है,
लेकिन जब हम अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो पास झुकती है या तो दूर झुकती है, लेकिन झुकती है किसमें, अपवर्तन में। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देखिए टॉपिक्स आपके वही है पर प्रश्न मैं आपके लिए बिल्कुल नए लेकर के आई हूं, इसलिए आप लोगों को इस सेशन को आखिरी तक देखना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना जरूरी है। अगला प्रश्न, E बराबर MC का वर्ग, ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है, जल्दी से बताना है भाई। द्रव्यमान, या तो फिर आपको ये भी पूछ सकता है इसके जगह कि द्रव्यमान क्षति का जो सूत्र है ना, द्रव्यमान क्षति का सूत्र E इज इक्वल्स टू डेल्टा MC स्क्वायर, ये आप जो है मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट में आप पढ़ते हैं। ये सूत्र किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है, मैक्सवेल ने दिया है, न्यूटन ने दिया है या फिर हाइजेनबर्ग ने। बताओ, क्विक आंसर आपके कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहती हूँ। क्विकली जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल आप लोग एक तरफ चैट ओपन रखो, लाइव चैट ओपन रखो और एक तरफ आप वीडियोस देखते जाओ। जल्दी से आंसर बताओ मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आइंस्टीन, क्योंकि यहाँ पर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया है, जिसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम द्रव्यमान क्षति का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं वहां भी करते हैं, और इसके अलावा जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं वहां पर भी करते हैं। और जब डी ब्रॉगली जी ने अपना समीकरण दिया लैम्डा इज इक्वल टू H/P, तब भी उन्होंने क्या किया था, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण और मतलब यहाँ पर जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है उन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोगों को क्या दिया था, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र दिया था। और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने मॉडल पेपर आप लोगों को कवर करवाए हैं। आई होप कि आप लोग उस पेपर्स को पूरा देख रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आप किसी भी टाइम देखो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास को पूरी देखना जरूरी है। और मॉडल पेपर इतनी जल्दी आपको कोई भी नहीं करा रहा है, ये मुझे भी पता है, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी देखना है, सारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा कण किस प्रकार का मार्ग बनाएगा, रेखीय मार्ग, वृत्ताकार, दीर्घवृत्तीय या फिर अनियमित। बताओ जल्दी से। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा कण किस प्रकार का मार्ग बनाएगा, क्विक आंसर देना है। तो भाई यहाँ पर होगा वृत्ताकार, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या आप क्लास में अलर्ट हैं। तो जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए इसका मतलब या तो उन्होंने क्लास पूरी नहीं देखी है या तो वो क्लास में अटेंटिव नहीं है, तो ये दो नुकसान होते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, क्लास में आप लोगों को बहुत अटेंटिव रहना है और इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना है, पूरी क्लास देखनी है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो जाए। अगला प्रश्न, प्रतिरोध धारिता और प्रेरकत्व की हम बात करते हैं, इनका जो सम्मिलित परिपथ का अनुनाद आवृत्ति क्या होगा। तो इस बार आपको F के फॉर्म में पूछा है, पिछले बार ओमेगा के फॉर्म में पूछा था। क्विक आंसर बताइए कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। काफी सरल है ये, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो यहाँ पर, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर हमारे पास 1/√LC होता है। अब ओमेगा बराबर होता है क्या, 2πf, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है हम ये 2π को ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें f बराबर मिल जाता है 1/2π√LC। तो करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य किसमें मापा जाता है। तो प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, याद रखना, कभी भी आप लोगों को दिया होगा तो 6543 एंगस्ट्रॉम इसी तरीके से दिया रहता है। जरूरत पड़ने पर हम भले उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मीटर में कभी भी हम जो है उसको कैलकुलेट नहीं, मतलब क्या कहना चाहिए कि मीटर में कभी भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि तरंगदैर्घ्य को हम नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये आप इसको मॉडरेट कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि रहने के लिए तो सरल है, सबको पता है कि न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कुलाम, लेकिन जो इसका सेकंड मात्रक होता है वो बच्चों को कभी ध्यान में नहीं रहता है। इसका जो सेकंड मात्रक है वो वोल्ट पर मीटर, ये कहाँ से आता है, तो जो विद्युत क्षेत्र है आपका विद्युत विभव से इस तरीके से रिलेटेड होता है। ठीक है, जहाँ पर इसको हम डिस्टेंस या फिर दूरी कह सकते हैं, इसके जगह में हम R भी लिख सकते हैं, ठीक, या फिर L भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से वोल्टेज की मात्रक जो है वोल्ट, और यहाँ पर D की जो मात्रक है वो M, इस तरीके से वोल्ट पर मीटर भी एक विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल का सूत्र। तो भाई यह भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपने लॉरेंज बल सभी ने पढ़ा है।
अच्छा, ये चैप्टर काफी सारे बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है कि जो फोर्थ चैप्टर का लास्ट का पार्ट होता है या फिर ये लॉरेंज बल्ब, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है उनका तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि उनका ये टॉपिक क्लियर होगा। और बिल्कुल अब वो तो मतलब कि क्या ही बोले, मतलब हमसे तो सब बन जाता है कहने लग गए हैं और ज्यादा ध्यान भी नहीं देते क्योंकि उनसे सब कुछ बनने लग गए। पर हाँ, अभी भी जिन बच्चों से नहीं बनते उनको कहना चाहूंगी, चाहो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, लेकिन क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, इतना समय नहीं है, बेटर है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। लॉरेंज बल्ब भाई, अगर हम क्या करते हैं कि किसी आवेशित कण को क्या करते हैं, किसी इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में जब लेकर के जाते हैं तो ये क्या करने लगता है, विवेक से गति करने लग रहा है। अब आवेश गति कर रहा है मतलब कि हमको धारा प्राप्त हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण बल का अनुभव करेगा, जिसको हम लॉरेंज बल का नाम देते हैं। और यहाँ पर लॉरेंज बल जो है दो चीजों को कंसिडर कर रहा है, एक आपका विद्युत बल और एक आपका चुंबकीय बल। तो चुंबकीय प्रभाव के कारण जो बल है वो चुंबकीय बल, और इसके अलावा विद्युत बल जो है वो आपका ये वाला पार्ट होता है। और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका, अच्छा जी सब में सदिश लगा लीजिए, सदिश भी लगा होगा, वो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो भाई, यहाँ पर माइनस चिन्ह से आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा दिया गया है। इसी को स्वैप करके भी दे देगा, हो सकता है आपको बी क्रॉस वी करके दे देगा, तो भी ध्यान रखना, मतलब पूरा फॉर्मूला वैसे ही लिखा और बी क्रॉस वी कर दिया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम पलट कर नहीं लिख सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा ये प्रश्न आपको शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर, जो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ना आपके हर लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं। बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रगड़ा जा रहा है, बिल्कुल जैसे होता है ना कि सोने को जितना रगड़ोगे उतना चमकता है, उसी तरीके से मैं ये जो एमसीक्यू का पार्ट लेकर के आई हूँ, आपको रगड़ने के लिए लेकर के आई हूँ कि भाई चमकना है आपको, है ना। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस सेशन को पूरा देखते जाना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, आपको जो है प्रतिरोधकता का मात्रक भी पूछ सकता है, तो इसका मात्रक ओम मीटर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के लिए ओम का नियम क्या है। ओके, तो विद्युत धारा के लिए ओम का नियम V = IR है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बताएंगे एक बार जल्दी से, क्योंकि भाई आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक से जहां पर आपको द्रव्यमान के बारे में पता होना चाहिए। मैंने जो डाउट सेशंस लिए हैं वो उसमें भी मैंने आप लोगों को इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मॉडल पेपर में भी मिले हैं जहां पर द्रव्यमान का मान याद रहना जरूरी है। और भाई अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहली बात यहाँ पर द्रव्यमान किलोग्राम में सिर्फ यही ऑप्शन दिया है, और यहाँ पर दिक्कत होती है, ये याद नहीं रहता है। 9.1 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो दोनों ही चीजें याद रखनी है आप लोगों को। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के साथ साथ रिलेटेबल टॉपिक्स क्वेश्चंस भी कवर करवा रही हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बायो-सैवर्ट का नियम किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे संबंधित है, सॉरी, बायो-सैवर्ट का नियम किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, चुंबकीय क्षेत्र से, न्यूटन के नियम से, या द्रव्य की धारा से। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, कई बार बच्चे क्या होता है कि मतलब कुछ गधे बच्चे भी होते हैं जिनके लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन ठीक है, गधा कहना तो ठीक नहीं है, हाँ कमजोर कह सकते हैं, लेकिन भाई कोई बात नहीं, हूँ तो आपकी टीचर ही, गाली भी खाओगे, प्यार भी मिलेगा, सब कुछ है, टीचर है तो भाई मतलब आपको चलना पड़ेगा साथ में, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मिशन है स्टूडेंट्स का सक्सेस, और इस मिशन में जितने ज्यादा बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं उतना ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और रातों की नींद उड़ रही है। जैसे कि मैंने सेशन के शुरू में ही बताया कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। और कुछ ऐसा ही अभी आप लोगों के साथ भी चल रहा होगा, और वैसा ही कुछ मेरे साथ भी चल रहा है। लेकिन मेरा जो मिशन है वो है आपका सक्सेस, और आपका मिशन है एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आना। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल लग के मिलकर मेहनत करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करती चली जाऊंगी, और आपको भी मेहनत में बिल्कुल पीछे नहीं रहना है, 100% मेहनत करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, परिपथ में आवेश का संरक्षण कौन सा नियम बताता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का धारा नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवेश का संरक्षण कौन सा नियम बताता है, तो ये है किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, या फिर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग
शून्य होता है, इसका मतलब क्या है, धारा ना तो उत्पन्न हो रही है ना तो नष्ट हो रही है। धारा किसकी वजह से मिल रही है, आवेश की वजह से। तो कौन सा नियम हो गया, आवेश संरक्षण नियम। और वहीं पर वोल्टेज की बात करें तो ये आपका जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है। तो इसलिए आपको दोनों चीजों को याद रखना है। इसके बजाय आपको ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है, तो वो हो जाएगा आपका किरचॉफ का वोल्टता नियम। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे किरचॉफ के नियम से, तो इन पॉइंट्स को लिखिएगा कि भाई हमारा जो मतलब धारा का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, और वोल्टता का नियम है वो आपका जो है क्या, सॉरी, जो धारा का नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम, और जो वोल्टता है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। और ये इस पे लिखने में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणीय गति में कौन सा सिद्धांत लागू होगा। देखो भाई, किरणीय गति की बात करी जा रही है, मतलब कि जब प्रकाश किरण के रूप में गति कर रही है तो वहां पर कौन सा नियम लगता है। क्विक आंसर देंगे, क्विक आंसर। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आप 9th चैप्टर जो किरण प्रकाश की पढ़ते हो, वहां पे आप किरणीय गति के बारे में ही तो पढ़ते हो, और किरणीय गति के बारे में पढ़ते हो तो कौन सा नियम यूज करते हो, स्नेल का नियम यूज करते हो, राइट। तो विवर्तन का नियम कब आता है, जब प्रकाश जो है तरंगों के, प्रकाश की किरण जो, प्रकाश जो वो तरंगों के रूप में गति करती है, तब वहां पर विवर्तन का प्रतिपादन होता है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्नेल का नियम। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में परावर्तन कोण कैसा होता है। देखो मैंने कहा ना कि मैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आज के इस सेशन में लेकर के आई हूँ जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा, और ये क्वेश्चन आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा सेशन ध्यान से देखना। और वही ज्यादा स्वार्थी नहीं होना है। ज्यादातर बच्चे जो है वीडियो की लिंक शेयर ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस हम ही टॉप करें। ऐसा नहीं होता है भाई, सबको टॉप करना है और सबकी मदद करो। जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। विद्या जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है, धन जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है। तो जब विद्या और धन की बात आती है ना, तो बच्चे क्या करें, लोग अक्सर यही करते हैं कि वो उनको जो है बचा कर, संभाल कर, सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ाना है तो बांटो, वीडियो की लिंक दबा के शेयर करो। ठीक है, अब इस प्रश्न का अगर उत्तर हम देखें, समतल दर्पण में परावर्तन कोण कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री भी नहीं होता, तो आपतन कोण के बराबर होगा। ठीक है, समतल कोण में जो परावर्तन कोण होता है वो कितना होता है। कई बच्चे यहाँ पर हो सकता है कि जैसे कह सकते हैं कि मतलब समतल दर्पण की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है मतलब किरण आ रही है और उसी रास्ते में वापस चली जा रही है। नहीं, ये आपतन कोण के बराबर होगा। और देखो ये ऐसे तो बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन जब यहाँ पर ऑप्शंस की बारी आती है कि भाई आंसर किस तरीके से मेंशन करें, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, परमाणु मॉडल किसने दिया है। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है कि ये तो नील बोर जी ने दिया है। बोर का परमाणु मॉडल आप पढ़ते हैं, फिर भी उन्होंने केवल एक ही परमाणु के लिए किया था, वो भी इनकम्प्लीटेड ही था, राइट। बट आपके सिलेबस में बोर मॉडल तक ही है। उसके पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल से शुरू किया था और कुछ साइंटिस्ट के मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो जो परमाणु के मॉडल की बात कर रहे हैं वो नील बोर जी ने दिया है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम थे तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन बनता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। विद्युत धारा की दिशा किसके अनुसार विपरीत होती है, किसके अनुसार विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होती है, प्रोटॉन के प्रवाह के, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, आवेश के प्रवाह के, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के। बताओ भाई, विद्युत धारा की दिशा के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, किसकी विपरीत होती है। तो भाई जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आप लोगों ने ये बेसिक पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा चैप्टर का है, कि अगर मान लो कि हम कोई चालक तार का टुकड़ा ले रहे हैं, वहां पर आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करते हैं, हम अनुगमन वेग लगाते हैं, वह वेग लगाते हैं, जिससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दिशा में बिल्कुल आगे गति करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और लेकिन जो हम धारा की दिशा की बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाह के विपरीत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो धारा की दिशा है वो पहले मतलब कि कहना चाहिए स्टडी कर ली गई थी। अब उसको धनात्मक आवेश की दिशा में मान लिया गया था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज बाद में हुई थी, तो इस चीज की क्लैरिटी बाद में आई थी, इसीलिए जो पहले दिशा मान ली गई थी उसी को ही कंसिडर करते हुए चले गए हम। ये चीज 10वीं का है, लेकिन कई बार 10वीं में ये चीजें आपको नहीं बताई जाती है या क्लियर नहीं हो पाता है, या फिर आपके दिमाग की इतनी क्षमता वो बिल्ड नहीं हो पाती है कि आप इस चीज को कर सको। 12th में भी कई बार छोटी छोटी चीज मिसिंग हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये जो MCQ क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, वो इसीलिए है कि आपके दिमाग को जो है बिल्कुल समझ सके कि आपने पढ़ाई की है तो आपने बेसिक्स क्लियर रखा है कि नहीं, आपका जो है कितना मतलब कि कहना चाहिए अटेंशन का लेवल कितना है प्रश्नों को लेकर के, उस चीज को चेक किया जाता है बिल्कुल MCQ क्वेश्चंस के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है। बताओ भाई, आंसर बताओ, प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है, बताओ जल्दी से।
तो भाई प्रिज्म के अपवर्तनांक के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा। जब हम प्रिज्म के अपवर्तनांक की बात करते हैं तो हम कहाँ यूज करते हैं, म्यूज इक्वल टू साइन आई अपॉन आर, और म्यूज इक्वल टू फिर हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिलता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम, है ना, प्रिज्म कोण और मिनिमम विचलन कोण बटे 2, और उसके बाद क्या होता है साइन ए बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इससे संबंधित आप लोगों को एक प्रश्न भी मिला था जो कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप बिल्कुल अटेम्प्ट करना, बिल्कुल प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको लेकर आऊंगी एमसीक्यू क्वेश्चन में। धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव किससे संबंधित है, परावर्तन से, अपवर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन से। जो हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, है ना, वही हमारा जो है क्या होता है, रमन प्रभाव होता है। और रमन प्रभाव किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। भाई हमारे जो भारतीय साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरे विश्व के लेवल पर वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिसर्च एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिया था, और ये जो है आपके प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है कि मतलब होता क्या है कि हम एक गोल्ड का मतलब क्या करते हैं, अल्फा किरणों को जो है आपतित करवाते हैं, और जैसे ही क्या होती है वो स्क्रीन से टकराती है तो क्या होती है, प्रकीर्णित हो जाती है। तो देखो आपने वो सारा कुछ पढ़ा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पूरा पढ़ रखा है, पर ये छोटी छोटी बात है जो आप लोगों की कहीं कहीं पर मिस हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो ये क्वेश्चंस इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग है और इसीलिए आपको ये सेशन पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर नई चीजें मिल रही है। क्योंकि भाई अब क्वेश्चंस मतलब जो पेपर पैटर्न्स है वो धीरे डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि जो 2025 का एग्जाम होने वाला है वो आप लोगों का डेफिनेटली 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया, जो 2024 में क्वेश्चन पेपर आया, आप जो एनालाइज करना कि लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो आप लोगों को नए तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है बार बार, क्योंकि वही क्वेश्चन तो आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नई तरह अभी समय है नए तरह के प्रश्नों को करने का। लेकिन जैसे ही एग्जाम के लिए 2 दिन बचेगा तब नया कुछ मत करना, फिर जो पढ़ा हुआ है सिर्फ वही करना, ठीक है। तो अभी क्योंकि प्रैक्टिस की घड़ी चल रही है, तो अगला प्रश्न हमारा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, F = ma, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया गति विराम तक चलती है, गति स्थिति बदलती है, क्या होगा बताओ। तो भाई न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। और कई बार जो है क्लास 12th में भी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है कि नीट में भी आपका ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि नीट ड्रॉपर भी हैं और नीट के भी है। तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे कर लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपर्स के लिए भी है, क्योंकि आपको हर तरह से क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में फोटोन ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है, कार्यफलन को पार करने के लिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, या फिर सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बताओ भाई किस लिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में फोटोन की ऊर्जा का इस्तेमाल। तो भाई फोटोन की ऊर्जा जो हमें मिलती है E=hν, ये 2 भागों में विभाजित होती है, एक तो कार्यफलन के लिए और एक तो गतिज ऊर्जा के लिए। तो कार्यफलन वाला भी करेक्ट है, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा मतलब सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को गतिज ऊर्जा मिल रही है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण हमको क्या प्राप्त होगी, विद्युत धारा प्राप्त होगी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नीचे कमेंट्स में लगातार आपको आंसर लिख करके बताते जाना है। और अगला प्रश्न भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम, गामा किरणें किस प्रकार की होती है, गामा किरणें किस प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है, कणिकाएं होती है, या फिर स्थिर तरंगे होती है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए मैंने आप लोगों को एक थ्योरी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी, जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने उस चीज़ को जरूर पढ़ा होगा, और किसी बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि उस पर आप वीडियो लाइए, तो जरूर मैं आप लोगों के लिए प्रकाश का ध्रुवण टॉपिक के बाद वो आपके विद्युत चुंबकीय वाला टॉपिक का भी वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि उतना ही पढ़ लोगे 10 मिनट का वीडियो तो आपका ये एक चैप्टर खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। मुद्दे की बात लेकर के आऊंगी, बहुत ही एकदम कंसाइज वे में लेकर के आऊंगी, आप लोगों के लिए क्लियर वे में लेकर के आऊंगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरण से लेकर के रेडियो किरण तक की जो सारी तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता में कौन सा कण उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर अल्फा कण। बताना है आपको, बताओ रेडियोधर्मिता में कौन सा कण उत्सर्जित होता है, कोई आंसर देंगे। तो भाई जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो रेडियोधर्मिता में जो है अल्फा कण उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं, अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित होते हैं हमारी रेडियोधर्मिता में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड में कितने परतें होती है। देखो भाई डायोड आपका अर्धचालक होता है, ठीक है, एक अर्धचालक डिवाइस होता है,
अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। क्विक आंसर बताना है कितनी परतें होती है। नया प्रश्न, आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं देखा होगा और इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक अर्धचालक P और एक अर्धचालक N और इन दोनों को मिला करके हम बनाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दो परत यानी कि दो लेयर हो गई अर्धचालकों की। वही ट्रांजिस्टर की बात करें, हालांकि आप लोगों के में नहीं है, लेकिन क्योंकि बिहार बोर्ड वालों के में है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई NPN या फिर PNP ट्रांजिस्टर की बात करें तो इनकी परतों की जो संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 तरह के अलग अर्धचालकों से 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। ये प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है, या अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों का प्रसार किस माध्यम में सबसे तेज होता है? क्विक आंसर बताना है, ठोस में, तरल में, गैस में या फिर निर्वात में। इससे पहले एक प्रश्न किया था, वहां पे हम लोगों ने ध्वनि तरंगों की बात करी थी। ध्वनि तरंगे जो है सबसे ज्यादा तेज ठोस में गति करती है, लेकिन जब हम प्रकाश तरंगों की बात करते हैं तो बेटा जो प्रकाश की तरंगे हैं वो निर्वात में गति करती है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था विद्युत चुंबकीय तरंग जो है मतलब कौन सी तरंग है जो निर्वात में भी गति कर सकती है। वहां पर आप लोगों को पानी की तरंगे या बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, आई होप आप लोगों को जो है याद होगा वो क्वेश्चन। इसी सेशन में हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया। ठीक है, तो वहां पर बताया गया था कि निर्वात में केवल और केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे ही क्या कर सकती है, गति कर सकती है, और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो मतलब गति है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल के बराबर। अगला प्रश्न, फैराडे का नियम क्या कहता है? विद्युत धारा क्षेत्र के समानुपाती है, फ्लक्स परिवर्तन से धारा उत्पन्न होती है, प्रतिरोध का मान घटता है, धारा आवेश के समानुपाती होती है। बताओ भाई, फैराडे का नियम क्या कहता है? क्या प्रेरित धारा आवेश के समानुपाती है, विद्युत धारा क्षेत्र के समानुपाती होती है, क्या क्या क्या? क्विक आंसर कमेंट सेक्शन में। भाई यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो फैराडे का प्रथम नियम है। देखो, फैराडे ने 2 नियम दिए। पहले नियम में उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो ये फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है आप लोगों की। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा पहले तो। यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये फ्लक्स परिवर्तन के कारण धारा, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक मिलेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण हमको धारा मिलती है। ठीक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल किसकी वजह से मिलता है? तो फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। तो यहाँ पे देखो प्रथम नियम के लिए पूछा गया है केवल, ध्यान देना। द्वितीय नियम में फिर ये आप लोगों को बताया गया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, फ्लक्स में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसके जो है समानुपाती होता है। इस बात को द्वितीय नियम में बताया गया था। तो इसलिए आपको ये चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि भाई अगर प्रथम नियम के लिए पूछ रहा है तो केवल प्रथम नियम का बताए, द्वितीय नियम के लिए पूछ रहा है तो केवल द्वितीय नियम का बताए। तो हो सकता है कि आपको द्वितीय नियम के बारे में भी पूछ दे और वहां पर सेम लाइन बता दे, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगला प्रश्न, लेंस के फोकल लंबाई की इकाई क्या है? लेंस के फोकल लंबाई की इकाई क्या है? तो भाई सही आंसर हो जाएगा मीटर। ठीक है, जब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो हम किस में मेजर करते हैं इसको, जो है फोकल लंबाई की जो इकाई है वो हम जो है मेजर करते हैं किस में, मीटर में मेजर करते हैं। और जनरली हम जो है इसको सेंटीमीटर में हम लोगों को दिया होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा लेंस बिल्कुल छोटा सा होता है और जो है उसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में हम नापते हैं, लेकिन जब भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना होता है तो मीटर में कन्वर्ट करके करते हैं। और जब हम क्षमता की बात करते हैं तो क्षमता के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डाईऑप्टर, जिसको हम क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, छोटी चीजें हैं लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है क्वेश्चंस के फॉर्म में। अगला प्रश्न, नाभिकीय संलयन में किसका उपयोग होता है? अच्छा, ये है अच्छा क्वेश्चन। देखो, नाभिकीय संलयन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, बट इस तरीके के एमसीक्यूज आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। क्विक आंसर बताना है, हल्के नाभिक, भारी नाभिक, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। नाभिकीय संलयन में हम किस चीज का उपयोग करते हैं? ठीक, क्विक आंसर, तो इसका ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो 2 हल्के नाभिक मिलकर के क्या बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। पर यहीं पर अगर नाभिकीय विखंडन की बात करें तो विखंडन के केस में क्या होता है, तो विखंडन के केस में जो है भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर न्यूट्रॉन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब यहाँ पर विखंडन की बात आई तो वहां पर एक प्रश्न आपका फ्रेम हो सकता है जिसमें आपके ये बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। डेफिनेटली वहां पर ऑप्शन दिया होगा कि 2 ऑप्शंस करेक्ट है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करते चले जाना है।
अगला प्रश्न, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी की बात हो रही है यहाँ पर, और इंडक्टर यानी कि आपका जो चौक कुंडली है, जिस इंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, है ना, प्रेरकत्व यानी कि कैपेसिटर यानी कि ये आपका ये हो गया। बताओ भाई वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग हम करते हैं? तो ऑप्शन होगा हमारा ट्रांसफार्मर, है ना, क्योंकि दिष्टकारी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि चेंज करने के लिए। इंडक्टर का इस्तेमाल, चौक कुंडली का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जब हम लोगों को क्या करनी होती है, मतलब कि जब हम लोगों को वॉटहीन धारा चाहिए होती है, मतलब कि जो हमारा शक्ति है, शक्ति के क्षय को कम करने के लिए हम चौक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। और कैपेसिटर का इस्तेमाल क्या करते हैं, ऊर्जा को संचित करने के लिए करते हैं। ठीक, ये ऑप्शंस हो गए आप लोगों के, करेक्ट आंसर भी बता दिया। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई, तो ये तो टेस्ला होगी, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आवेशित कण पर चुंबकीय बल कब अधिकतम होता है? आवेशित कण पर चुंबकीय बल कब अधिकतम होता है, ये प्रश्न है जिसमें आप आंसर मुझे बताओगे। ध्यान दीजिएगा, 45 मिनट 50 क्वेश्चन, 50 नहीं बल्कि 51 है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है मैं बिल्कुल आपको पुरानी के रूप में लेकर के आई थी, होता है ना कई बार थोड़ा और चाहिए होता है सबको, तो आज थोड़ा और 51 क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। और क्योंकि हम ऑलरेडी हम लगभग खत्म करने वाले हैं, एंड पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, आवेशित कण पर चुंबकीय बल कब अधिकतम होता है? जब वे समानांतर होते हैं, जब वे लंबवत होते हैं, जब वे विपरीत होते हैं, या फिर जब वे शून्य होते हैं? तो भाई अधिकतम के लिए देख लेती हूँ, सीधी सी बात है। एक बार तो क्या होता है कि आवेशित कण जो है बल की दिशा, मतलब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब प्रवेश करता है, तब इस कंडीशन में थीटा बराबर क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण शून्य होगा, इसलिए बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। जब यहाँ पर आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में यानी कि 90 डिग्री में जब प्रवेश करता है, तो F बराबर, क्योंकि क्यू वी भी साइन थीटा होता है और थीटा का मान हम यहाँ पर रखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इस स्थिति में हमको क्या मिलता है, क्यू वी बी, मतलब कि अधिकतम बल हम लोगों को मिलेगा कब, जब जो है आपका जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो समानांतर मतलब कि पहला वाला, इस कंडीशन में आपका बल शून्य होता है, ये प्रश्न भी आपका पूछता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आवेशित कण चुंबकीय बल शून्य कब होता है, तो शून्य जो है जब समानांतर के केस में होगा तब शून्य होगा, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना कि कब क्या होगा, आता है ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, तो भाई यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, एक प्रश्न हम लोगों ने पहले किया था कि मतलब कि कौन सा ऐसा प्रभाव है जिसमें कण और तरंग दोनों ही प्रकृति होती है, प्रकाश की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोगों ने देखा था। और वहीं पर जो डी ब्रॉगली जी है, उन्होंने ही प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का सूत्र हमें जो है डिराइव करके दिया था। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन मैंने आप लोगों को जो है मॉडल पेपर जो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, उसमें इसका डेरिवेशन करवाया है। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कि किस तरीके से डिराइव किया था, किस तरीके से संबंधित किया था, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शंस में भी पूछता है। और यहाँ पर जब हम ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो है ये संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध होता है ना, ये m आता है यहाँ पर 2m के, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिटेल नहीं बता रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल में तो आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो मैंने करवाए हैं, वैसे वो सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पूरा लेसन, पूरा लेक्चर जरूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन है स्टूडेंट्स का सक्सेस। और स्टूडेंट्स के सक्सेस के लिए एंड मोमेंट पर मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना, सेट पेपर्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, गैस पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। अच्छा, आजकल माइंड मैप की डिमांड काफी चली है, तो माइंड मैप्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। इन सब चीजों की तैयारी आप लोगों को फटाफट से करती जानी है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए हम लोगों को करेक्ट दिख रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, अलग अलग फॉर्म में आप लोगों को पूछ सकता है, तो हर फॉर्म का जो है आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी होगा। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, घटता है या कैसा होता है, ये आप लोगों को बताना है। अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर कैसा होता है, बताओ भाई। तो अर्धचालक के प्रतिरोध की बात करें तो जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है, तभी तो हमारे अर्धचालक से, जैसे कि पीएन संधि डायोड की अगर बात करें तो वहां पर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध कम होगा तभी तो धारा प्रवाहित होगी। और यही चीज चालक में उल्टा होता है, चालक की बात करें तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है
है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की खोज किसने करी थी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने करी थी? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, न्यूटन ने, प्लैंक ने। तो भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की बात करें तो मैक्सवेल आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आप लोगों को मैंने टोटल 51 प्रश्न टॉप 50 एमसीक्यूज की श्रेणी में आप लोगों को करवाया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। बहुत ही कम समय में काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। आपको मैं जब भी प्रश्न समझा रही होती हूँ वहां पर ही मैंने बताया है, लेकिन ये टिप्स आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे, इसलिए आप लोगों को बहुत जरूरी है इन सब चीजों को याद रखना। उनका विश्लेषण आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है कि किस तरीके से आपको जो है प्रत्येक विकल्प को ध्यान से देखना है, कि कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही उत्तर है, पर वो सही उत्तर नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके के विकल्प एग्जाम में दिए होते हैं, तो इसलिए उन सब चीजों से आपको बिल्कुल सावधान रहते हुए विश्लेषण अच्छे से करना है। सही उत्तर चुनने से पहले सभी का मूल्यांकन करना है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि आपको ऑप्शंस दिया है, आपने पहला वाला मार्क देख करके मार्क कर दिया, टिक कर दिया, आपने चौथा वाला देखा ही नहीं, तो हो सकता है कि इसके चक्कर में आपको गलती हो जाए। तो इसलिए चारों ऑप्शंस आपको जरूर देखने जरूरी है। इसीलिए कहती हूँ कि पूरा लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि हर लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर के आती रहूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, स्ट्रेटेजीज, गाइडेंस सब कुछ आपके लिए आएगा हर तरीके से, क्योंकि मैं आप लोगों से ज्यादा संख्या में जुड़ी हुई हूँ और आप सबकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आती रहूंगी। अगला चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई यदि समय है तो एक बार फिर से, हाँ टाइम बच गया आखिरी में तो क्या करें, तो टाइम कई बार क्या होता है कि बच्चे एग्जाम से पहले कर लेते हैं, तो भाई आप जो है एक बार उनको समीक्षा कर लो, एक बार जांच लो, एक बार चेक कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद हमने इस पर कभी बात नहीं किया है। आज मैं ये टॉपिक जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो इसीलिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जांच करना, चेक करना, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जिनसे गलती होती है वो यहाँ पर जो है बच जाएंगे। अगली चीज मैं आप लोगों को बतानी चाहती हूँ कि भाई किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो भाई मतलब जहां पर आप लोगों ने विश्लेषण किया है ना, देखो पहले का काम तो प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, मैं आपको करवा रही हूँ। अच्छा अभ्यास करवा दिया, अब क्या, तो अब इसके बाद आपको चेक करना है कि आप लोगों ने गलती कहाँ पर करी है, और जो आपकी कमजोरी है इस कमजोरी पर आपको काम करना है कि कहां पर आपका वीक पॉइंट है। अदरवाइज आपके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मतलब बहुत ज्यादा आपका काम का नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा। मतलब आपने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 50% काम ही किया। 50% काम आपका कब कंप्लीट होगा, जब आप क्या करोगे, जहां पर आपने गलती करी है उस चीज को करेक्ट करोगे। तो गलती को पहचानना और उसको सुधारना सबसे ज्यादा एक टॉपर की निशानी यही होती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे टॉप रैंकर्स बने। एक रील भी मैंने डाला है अभी अभी दीपांशु का, तो भाई मेरे को आप लोग टॉप 10 रैंकर्स में चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। भौतिकी के सभी जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अच्छा इस चीज की भी डिमांड है, तो मैं आप लोगों को जरूर जो हमारे 14 चैप्टर्स है, इन 14 चैप्टर्स में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को उस पर एक स्मॉल वीडियो दे दूंगी, आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस चीज की डिमांड करी है। और नेक्स्ट है कि आप लोग अपने जो बुक्स है और जो नोट्स है जिनसे आप ऑलरेडी पढ़ आए हो उसमें चीजों को हाईलाइट करके रखो, ताकि जब एग्जाम का 2 दिन बचेगा, जैसे कि 5 तारीख को बिहार बोर्ड वाले बच्चों का पेपर है, तो एग्जाम से 2 दिन पहले आप उन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सको। इसलिए आप जो है बुक्स को, नोट्स को अच्छे से अभी जो आप लोगों का प्रिपरेशन टाइम है इसमें पढ़ते चले जाओ, चीजों को हाईलाइट करते चले जाओ, जिसको एंड मोमेंट पर आप पन्ने को सटासट बिल्कुल यूं पलटा करके देख के चीजों को रिवाइज कर सको, ठीक है। और बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी तरीके से तैयारी समझ के साथ आपको करना है। इस वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। नीचे आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है, आप चेक करेंगे, लिंक पे जरूर कनेक्ट करेंगे मुझे, क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप मैं बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड कर रही हूँ, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आज के मोटिवेशन को ध्यान में रखिएगा। और भाई क्योंकि सपने इतने मजबूत हैं, मिशन स्टूडेंट्स का सक्सेस है, लेकिन जिस तरीके से मुझे नींद नहीं आ रही है, आई होप कि आप लोगों को भी नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से भाई नींद कंप्लीट करिए ताकि आपका हेल्थ इशू ना हो। आप देख पा रहे हैं थोड़े से गले में खराश जो आ चुकी है, वो बस इसीलिए है क्योंकि भाई रात रात भर नींद नहीं आती है। बिल्कुल आप लोगों की जो चिंता लगी होती है, आप लोगों के सपने को पूरा करने की चिंता लगी होती है, जिसकी वजह से मतलब कि
हेल्थ का ध्यान रखना। मैंने भी शुरू कर दिया और आप भी शुरू कर दे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बच्चों।